राम की बात, तुलसी की बात, युवाओं की बात, क्योंकि युवाओं पर बहुत जोर रहता है, सबका जोर रहता है, पाठ्यक्रम से लेकर नेताओं तक का। सबके भाषण में युवा होते हैं और घसीटे जाते हैं, अगर नहीं होते हैं तो ज़बरदस्ती ले आए जाते हैं। तो युवा शक्ति पर भी बहुत जोर रहा है। उनकी एक सार्थक चर्चा इस सत्र में हुई। विवेक, बिल्कुल सार्थक चर्चा हुई और इस सार्थक चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, अगले सेशन की तरफ चलेंगे और हम बात अंतरिक्ष की करेंगे, उस उड़ान की करेंगे जिसमें हमारा आत्मविश्वास है, जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, जिसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमारी अगली पीढ़ी इसमें जल्द से जल्द आ जाए। और एक बच्चा जो सपना देख रहा होता है कि आगे जाकर वो भी अंतरिक्ष से बात करेंगे। अंतरिक्ष शून्य नहीं होता, बल्कि वो समागम होता है जिसके उस पार जाने की लालसा सभी की होती है। सपने बड़े होते हैं, जो सपना है वही शून्य है, और शून्य की तरफ, अनंत की तरफ बढ़ने की हर एक कोशिश जो है वो हमारी, आपकी या फिर आने वाले कल की जरूर होती है। तो बिल्कुल भगवान श्री राम, उनके एक एक पद, उनके चरण को शीर्ष पर रखते हुए, नमन करते हुए इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और बात होगी अंतरिक्ष की, और बात होगी अंतरिक्ष की, बात होगी उस भावना की जिसमें हम उस ऊंचाई को पा लेना चाहते हैं। उसकी कोशिश निरंतर जारी है, वो प्रयास निरंतर जारी है, जिसमें हम कदम नहीं अब कुलाचे भर रहे हैं। हमारी रफ्तार बहुत ज्यादा है और हम उस पार जाना चाहते हैं। लेकिन कल जिसकी चर्चा हम शुरू करेंगे विवेक, कल जब हमने एक रॉकेट आसमान की उन ऊंचाइयों में, जिसे शून्य कहते हैं, वहां जब हमने छोड़ा तो पूरी दुनिया टेलीविजन सेट पर बैठी थी और हमारी एक एक तालियों की गूंज से वो अपनी कुर्सियां पकड़कर बैठे थे। बिल्कुल विवेक, विकसित भारत की यात्रा में विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के भविष्य का आधार है। उस सोच की नीति और नेतृत्व से दिशा देने वाले व्यक्तित्व भारत सरकार में जो मंत्री हैं वो अब कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे। बिल्कुल, कल जिसने भी वो दौर देखा, हम उसे दौर इसलिए कहते हैं कि एक बड़ा कैनवस होता है कि जब आप अंतरिक्ष में जाने की बात करते हैं, बड़ा कैनवस है। क्योंकि अगर हम रामायण से शुरू करें या रामचरितमानस को देखें या फिर हनुमान चालीसा को देखें या पूरी तरीके से हम उन ग्रंथों को देखें तो वहां भी अंतरिक्ष और शून्य की बात होती है। लेकिन शून्य को की प्राप्ति के लिए जो हमारा निरंतर प्रयास होता है वो कहीं ना कहीं हमें एक दिशा देता है। उसे शून्य नहीं कहते, उसे एक दिशा कहते हैं। और हमारे साथ जितने भी महात्मा संत आए हैं उन सभी लोगों ये इसी बात को प्रेरित कर रहे हैं। जब विज्ञान, सुशासन और दूरदर्शी नेतृत्व एक साथ खड़े होते हैं तब विकसित भारत का सपना कल्पना नहीं बल्कि एक संकल्प बन जाता है। तो विकसित भारत की यात्रा में विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं बल्कि देश के भविष्य का आधार है। उस सोच को नीति और नेतृत्व की दिशा देने वाले व्यक्तित्व भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और जोरदार तालियां बजनी चाहिए क्योंकि कल पूरे विश्व ने हमारी ताकत देखी है, हमारी ताकत का लोहा माना है, और हमने जिस अनंत ऊंचाइयों तक अपनी चहलकदमी दिखाई है वो कहीं ना कहीं भारत के मजबूत होते हुए उन सपनों को साकार करना जैसा है। तो खुद के लिए एक भारतवंशी होने के नाते तालियां जोरदार बजाइए और बजाते रहिए ताकि इसकी गूंज वहां तक जाए, वहां तक इसकी धमक हो जो सपने देखते हैं कि हम उस शिखर तक जाएंगे। ज्ञान जब नीति का रूप ले लेता है तो राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छूता है। इसके साथ हम मंच पर आमंत्रित करते हैं जितेंद्र सिंह जी को, और इस सत्र का संचालन हमारी सहयोगी सलोनी करेंगी। बहुत शुक्रिया सर, अपना महत्वपूर्ण समय रिपब्लिक भारत को देने के लिए, मंथन को देने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बधाई सर आपको विक्रम-1 के सफल लॉन्च के लिए। वो तस्वीर हमने देखी जहां आप कुर्सी पर ऐसे हाथ रखकर बैठे थे और जैसे ही रॉकेट आसमान में पहुंचा, जैसे ही लॉन्च हुआ, आप तुरंत खड़े हो गए। वो उत्साह अगर आप शब्दों में पहले बता पाए। नहीं, उसमें ऐसा हुआ था कि कुछ समय का, कुछ चंद एक मिनटों का विलंब हुआ था जी, और जिसके चलते मुझे इतने सारे फ़ोन कॉल आने लग गए जी, और जो फ़ोन करते थे सही माने में वो चिंतित भी थे कि क्या हो रहा है। और बहुत सारे टीवी चैनल्स जो कि उसको लाइव दिखा रहे थे तो बोले साहब 11:30 का टाइम था, तो हम
बार बार उनको यही समझा रहे थे कि थोड़ा सा डेटा का इशू है, जी। हो जाएगा। और फिर बाद में 12:05 और 30 सेकंड जब तय हुआ तो फिर हमने बड़ी बुलंदी से और बड़े साहस के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि इट इज़ बीन डिसाइडेड 12:05 and 30 seconds। जोरदार तालियां इस उपलब्धि के लिए। और भारत ऐसी बहुत सारी उपलब्धि जोड़े आपके गाइडेंस पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाइडेंस में, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। 1991 मोमेंट इसे कहा गया, ये एक गेम चेंजिंग प्रोग्राम। नहीं, इसमें सबसे पहले तो जैसा आपने अभी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी का वहाँ फ़ोन कॉल भी आया, जी। और सच पूछिए तो इसका सर्वाधिक श्रेय भी प्रधानमंत्री जी को ही जाता है। और ये मात्र कहने की बात नहीं है जी। एक तो ये कि खैर ही हैज़ अ नेचुरल साइंटिफिक टेम्पर, लेकिन स्पेस में उनको पहले से ही बहुत ज़्यादा रुचि थी, दिलचस्पी थी, प्रधानमंत्री बनने से पहले भी और उसके उपरांत भी। आपको स्मरण होगा कि 26 मई 2014 में शपथ ग्रहण हुआ था इस सरकार का पहली बार, और उसके हफ्ते 10 दिन के भीतर प्रधानमंत्री जी स्वयं श्रीहरिकोटा पहुँचे थे जी। एक PSLV का लॉन्च था। उसके उपरांत जब ये सिलसिला शुरू हुआ, ये मंथन शुरू हुआ कि इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया जाए, 3, 4, 5 बरस सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा होती रही। और जब दूसरी मर्तबा सरकार बनती है 2019 में जी। तो सरकार बनते ही जो पहले महत्वपूर्ण चंदे के फैसले थे उसमें ये था कि हम प्राइवेट सेक्टर को इसके लिए अनुमति दे देंगे। और 2019 में ही NSIL, एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम की पब्लिक सेक्टर कंपनी का गठन हुआ, उसकी घोषणा हुई। 2020 में एक इन स्पेस नाम का स्ट्रक्चर बनाया गया है, सिंगल विंडो जो कोलैबोरेट करें बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। इन स्पेस यानी कि इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथेंटिकेशन सेंटर। और उसी बरस ये भी घोषणा हो गई कि इंडिया स्पेस सेक्टर हैज़ बीन अनलॉक्ड फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स। और उसके बाद फिर 2021 में नई स्पेस पॉलिसी आई, और जैसे मैंने कल कहा था कि उस समय बहुत सारी शंकाएं भी जाहिर की गई थी प्रधानमंत्री जी के इस घोषणा को लेकर के, लेकिन कल जो हुआ उसके दैट आई थिंक वाज द बिगेस्ट विंडिकेशन। और साथ ही साथ मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं कि ये निर्णय संभव भी तभी हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी थे, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति चाहिए आमतौर से, because Prime Minister Modi has the courage and has the courage of conviction and then also the sustenance to implement what he says। वरना आम तौर पर जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स फैसले करने से गुरेज करती हैं, स्टेटस को इसमें जैसे जब आप लोगों ने ये फैसला लिया, जब ये बात हुई कि ये ओपन हो रही है मार्केट, अनलॉक हो रही है जैसा आपने कहा, उसके बाद बहुत विरोध देखने को मिला। आप लोगों ने उम्मीद की थी कि जब आप ऐसे मार्केट खोलेंगे और इतनी बड़ी सफलता इतनी जल्दी मिलेगी? देखिए, एक बात हमें समझ में आ रही थी कि हमारे पास ह्यूमन टैलेंट की कोई कमी ना थी, और कभी कभी ऐसा भी लगता था कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है दूसरे देशों की मात्रा में उसकी तुलना में कहीं अधिक है। आप स्मरण कीजिए, आप जाएंगे तो आर्काइव्स में आपको तस्वीरें देखने को मिलेंगी विक्रम साराभाई की, जो अपना कुछ एक सामान बाईसाइकिल पर लेकर के जा रहे हैं। यानी इस कदर कमिटमेंट था कि सोर्सेज का अभाव होते के बावजूद उनके इरादे मजबूत थे। तो इस बात का जब हमें एहसास हुआ तो ये भी साथ साथ हुआ कि अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनना है तो वील हैव टू फॉलो ग्लोबल स्ट्रेटजीज। अब नासा है तो वो सरकार के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहता। कोई भी देश हो, अगर हमने वैश्विक स्तर पर, भौगोलिक स्तर पर स्पर्धा करनी है तो इंटीग्रेटेड अप्रोच होना अनिवार्य है, लाजिम है। और इसीलिए यही सोच करके ये निर्णय लिया गया। और आज चूँकि आंकड़ों का युग है, अगर आप 1 मिनट देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आज से केवल 5-6 बरस पहले जी। जब ये फैसला नहीं किया गया था, हमारी स्पेस इकॉनमी बहुत न्यूनतम थी, वेरी मॉडेस्ट। आज यकदम बढ़ करके वो $9 बिलियन हो गई, और इतनी तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है कि हमारी फ्यूचर प्रोजेक्शंस ये अंकित करती हैं कि शायद अगले 8-10 बरस के भीतर ये स्पेस इकॉनमी बढ़ करके 40-45 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इसी तरह से 2019-20 से पहले, यानी ये प्राइवेट सेक्टर को खोलने का फैसला करने से पहले जी। हमारे यहाँ स्पेस स्टार्टअप सिंगल डिजिट में हुआ करते थे, यानी जिसका उल्लेख करना भी कोई वाजिब नहीं था। आज 4-5
वर्ष के भीतर उसकी संख्या 400 से अधिक बढ़ गई। एक यूनिकॉर्न हो गया, यही स्काई रूट जिसने कल अपना प्रदर्शन किया। तो ये सब तेज रफ्तार से जो स्पेस इकोनॉमी में बढ़ोतरी हुई है, ये 5 वर्षों में हुई है। और आने वाले समय जब विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी बात करते हैं जैसे 2047 में, तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि इंडिया स्पेस इकोनॉमी विल बी अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ये बहुत बड़ी बात कही है, तालियों के साथ इसका अभिनंदन करिए, क्योंकि अगर हम अपने भारत को 2047 तक विकसित देख रहे हैं तो स्पेस इकोनॉमी का उसमें बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। सर, और एक दूसरी बात ये भी है कि हमारा जो अंतरिक्ष की यात्रा है वो दूसरे देशों की तुलना में थोड़ी बाद में प्रारंभ हुई थी, चाहे यूएसए है, चाहे तत्कालीन सोवियत यूनियन है, चीन तो तब था ही नहीं इस क्षेत्र में, लेकिन हमारे पास टैलेंट इतना ज़्यादा था कि हम अपने रिसोर्सेज के अभाव को पूरा करते थे ह्यूमन रिसोर्स से। बिल्कुल। मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे, जिस तरह की ये कंपनी थी स्काई रूट, इसने बहुत जल्दी बहुत अच्छी सफलता दी है। इस तरह की कंपनीज को सरकार कैसे मदद करी है? जो हमें सुन रहे हैं वो इस पहलू को भी समझना चाहते हैं कि कैसे हेल्पिंग हैंड सरकार की तरफ से मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक इसरो में भी एक कल्चर है बड़ा समन्वय का जी। यानी अब जैसे यही 2 स्काई रूट के जो 2 टीम लीडर हैं, पवन और भरत, तो पवन IIT खड़गपुर से आए थे, भरत IIT मद्रास से आए थे। कुछ समय ये इसरो में काम करते रहे और इनको अनुभव था बाहर की दुनिया का भी, वहाँ का भी। और 2022 में इन्होंने ट्रायल के तौर पर, 19 में इन्होंने अपने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और ये स्टार्टअप बनाया। और 22 में इन्होंने एक विक्रम नाम का टेस्ट फ्लाइट किया था जो सब ऑर्बिटल था, कल वाला तो ऑर्बिटल था। और फिर इन्हीं को देख करके एक ट्रेंड शुरू हुआ। अग्निकुल भी है, उन्होंने भी एक सब ऑर्बिटल लॉन्च कर चुके हैं। तो इससे ये भी एक नौजवानों के सामने उनको ये भी समझ में आया कि एक नया विकल्प, बिल्कुल, क्योंकि भारत में पहले तो स्टार्टअप्स का ही कॉन्सेप्ट नहीं था। 2015 में जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने बोला स्टार्टअप इंडिया, तो बहुत से लोगों को समझ नहीं आया कि मतलब क्या है। और उस समय हमारे यहाँ कुल मिलाकर के स्टार्टअप्स की संख्या मात्र 350-400 थी। आज बढ़कर के 1,02,30,000 से ज़्यादा हो गई और हम तीसरे दर्जे में आन खड़े हुए। और स्पेस में भी स्टार्टअप्स हो सकते हैं या स्टेट में स्पेस क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है, बिजनेस हो सकती है। ये तो अपनी कल्पना और तसव्वुर से बाहर था। तो एक अगर आप इस दृष्टि से भी देखें तो समाज को और समाज के युवाओं को रोजगार का एक नया विकल्प भी मिला है। बिल्कुल, रोजगार का एक विकल्प मिला। और विकल्प की बात जब हम कर रहे हैं तो भारत हर चीज में एक विकल्प बनता जा रहा है। मेड इन इंडिया को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। फ्रूगल इंजीनियरिंग स्पेस इकोनॉमी में भारत जिस तरह से कर रहा है, लोग कहते हैं बहुत बजट लगता है स्पेस की चीज़ें करने में, लेकिन भारत फ्रूगल इंजीनियरिंग मतलब बहुत कम लागत में चीज़ों को करने में विश्वास रखता है। ये भी गेम चेंजर होगा स्पेस इकोनॉमी के लिए निश्चय। और मुझे लगता है कि एक विशेषता ये भी है भारत के स्पेस सेक्टर की, जो शायद थोड़ी भिन्न है बाकी देशों से, कि रॉकेट तो लॉन्च हो ही रहे हैं, देखने में अच्छे भी लगते हैं, अगर एक बड़ा रोमांचक दृश्य होता है उससे खबर भी बनती है, लेकिन रॉकेट से हटकर के जो स्पेस सेक्टर का योगदान है हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे आर्थिक विकास में, वो बहुमूल्य है। अब जैसे गति शक्ति है विच इज़ मेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर्स सीमलेस मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस, हमारे स्वामित्व कार्यक्रम है जो ड्रोन और स्पेस के माध्यम से फार्म्स की होती है, हमारे वॉरफेयर है, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें पूरा का पूरा यदि कोई भूमिका थी तो स्पेस की और साथ में न्यूक्लियर सेक्टर की। तो कम्युनिकेशन में आप और हम बैठकर जो बात कर रहे हैं, और अब तो प्राइवेट सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के भी लॉन्च होने शुरू हुए हैं श्रीहरिकोटा से। तो कहने का तात्पर्य ये कि रॉकेट के लॉन्च का दृश्य जो है बड़ी खबर बनता है और हमें भाता भी है मन को, लेकिन उसके अतिरिक्त आई थिंक स्पेस सेक्टर हैज़ एंटर्ड वर्चुअली एवरी इंडियन हाउस होल्ड इन वन वे और द अदर। इसकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका हो चुकी है। क्योंकि आप स्पेस सेक्टर की बात करो, बहुत सारा जेन जी हमारे साथ बैठा हुआ है और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे अवसर तलाश रहे हैं उस लिहाज से भी। तो 2047 तक हम समझें कि डीप टेक की मदद से ग्लोबल स्पेस स्पेक्ट्रम में भारत एक अच्छे ग्लोबल लीडर के तौर पर स्टैंड करेगा। निश्चय, देखिए इतनी तेज़ रफ्तार से इसमें प्रगति हो रही है, जो जिन लोगों ने 2018 या 19 से पहले का जो परिचित हैं अगर श्रीहरिकोटा और उसके कामकाज से, वो इस बात के गवाह रहेंगे कि वहाँ पर गेट के अंदर प्रवेश करना भी मना था और कई बार अगर कोई करता कोशिश तो उसकी रिपोर्ट भी हो जाती।
और जब पहली बार उसके दरवाजे खोल दिए गए तो पहली बार भी हमने देखा कि लगभग 10,000 स्पेक्टेटर्स थे, कल भी थे, और लगभग 1,500 मीडिया पर्सन्स। और जब पहली बार ये प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, मीडिया के लिए खोल दिया गया, और हम भी वहाँ बैठे हुए थे, तो एक मीडिया के मित्र आए तो मुझे कहने लगे कि साहब एक ट्वीट आया है किसी विरोधी दल के नेता का, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, वो कह रहे हैं कि साहब इतना बड़ा इसका जश्न करने की क्या बात है, ये तो लॉन्चेस पहले भी हुआ करते थे, ऐसा क्या है, व्हाट इज देयर न्यू, दैट वाज रिटन द ट्वीट। तो बोले आपको इसका क्या उत्तर देना है। मैंने कहा मैं तो कभी इस तरह से रिएक्शन देता नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप पिछली मर्तबा श्रीहरिकोटा कब आए थे। तो बोले साहब ईमानदारी से कहूँ टुडे इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव कम। मैंने कहा दैट इज़ द डिफरेंस, और उसी चीज़ का जश्न है। और ये जेन जी के लिए भी एक नया विकल्प बन करके उभरेगा। अब तो ऐसा हुआ है, इतना उत्साह है कि स्कूल के बच्चे वहां पर जा करके अपना कामकाज सीखने का प्रयास कर रहे हैं। बदलाव हुआ है और इस बदलाव पर जोरदार तालियां चाहिए। और बदलाव इस हिसाब से हुआ है क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब ये घटना हुई पहलगाम में, तो एक बार जो लोग हैं वो ठिठक गए कि वहाँ कैसे जाएं, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद टूरिस्ट बढ़ गए, विश्वास बढ़ गया। ये बदलते विश्वास की ताकत कश्मीर को खासकर कहाँ ले जाएगी? नहीं निश्चय, अब तो लोगों में मनोबल भी बढ़ा है और उनको मालूम है कि एक केंद्र में ऐसा नेतृत्व है जो निर्णायक नेतृत्व है। पहले तो ये हुआ करता था कि 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, थोड़ी सी सख्ती की, फिर तीसरे दिन उनसे जाके अलगाववादियों से बातचीत कर ली। अब ऐसा नहीं है। मोदी जी के आने के बाद एक बड़ा ही निर्णायक रुख अपनाया गया है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे आतंक हो, और चाहे कोई विरोधी देश हो। आप जिक्र करते हैं, आपकी बातों में कई बार जिक्र आता है कि कश्मीर के युवाओं के हाथ में अब लैपटॉप आ चुका है, पत्थर हट गए हैं, लेवेंडर कल्टीवेशन की बात होती है। स्टार्टअप्स कब वहाँ पर पहुँचेंगे, ये मेरे ख्याल से सभी के मन में सवाल है। स्टार्टअप्स का कल्चर बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, देश भर में, बल्कि हमारे अंदर एक धारणा है, हम समझते हैं कि स्टार्टअप्स का अर्थ है बेंगलुरु, स्टार्टअप का अर्थ है हैदराबाद, स्टार्टअप का अर्थ है चेन्नई, स्टार्टअप का अर्थ है दिल्ली, लेकिन ऐसा नहीं है। दर हकीकत ये जो 2,30,000 से अधिक मैंने स्टार्टअप्स आपके आगे गिनवाए हैं, इनमें से 50-60% या 50-60% वो हैं जो बी टाउन से आते हैं, छोटे छोटे कस्बों से आते हैं, श्रीनगर से, जम्मू से, पटियाला से, अमृतसर से, सूरत से, और उनमें भी लगभग 35-40% ऐसे हैं जो वुमेन लेड हैं, जो छोटी छोटी कम उम्र बेटियां उसकी टीम हेड्स हैं। तो ये क्योंकि अभी मोबाइल के माध्यम से इतना डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया है कि जिस बच्चे में जुनून हो और मेहनत करने का मादा हो और निष्ठा हो, तो उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सभी कुछ आपके मोबाइल पर मौजूद है। और यही कारण है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, वहाँ पर नेचुरल टैलेंट और IQ लेवल हमेशा से सराहनीय रहा है। और आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में छोटे छोटे कस्बों के, आज से 5-6 बरस पहले एक छोटा सा वहाँ ज़िला है जो विच हैज़ बीन समटाइम्स इन न्यूज़ फॉर रॉन्ग रीजंस, वहाँ आतंक वगैरह की घटनाएं हुआ करती, सोपुर। तो सोपुर में बड़ा खबर, तो वहाँ एक बच्ची ने IIT में दाखिला हासिल किया 12वीं कक्षा। तो मैं ऐसे बच्चों को बुलाता हूँ, उनसे सीखने को मिलता है। तो मैंने उसको कहा कि बेटे तूने तो कमाल किया, ना कोई कोचिंग, ना कोई घर परिवार से कोई बहुत ज़्यादा सहयोग, ना कोई तैयारी करने का साधन, और आर्थिक व्यवस्था भी कोई ऐसी नहीं थी, तो तुमने तो IIT निकाल लिया। तो जानते हैं उसने क्या किया? उसने अपनी जेब से ये निकाला और मुझे कहती है कि सर 8 months 14 hours IIT क्रैक। यानी मुझे फॉर्मूला बताती है बच्ची कि 14 महीने सर में तेल डाल करके, 8 महीने सर में तेल डाल करके रोज 14 घंटे पढ़ाई करो, इसमें सब कुछ मौजूद है, IIT क्रैक। ये मुझे एक छोटी सी बच्ची समझा रही है, सीख दे रही है एक छोटे से कस्बे पे। तो नाउ देयर इज अ सर्ज ऑफ एस्पिरेशन। मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार की एवेन्यूज और अपॉर्चुनिटीज का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, एक्सेसिबिलिटी हुई है, उससे एक एस्पिरेशन सर्ज मिलता है। आप हैरत होगी आपको, आपने कहा छोटे कस्बों में ज़्यादा कई बार जागरूकता देखने को मिलती है। मैं भी कुछ ही महीने पहले धौलपुर में था, जो एक एस्पिरेशन, तो मैंने कहा कि हम वहाँ गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे। 8वीं कक्षा की एक बच्ची मुझे उठ कर कहती है कि आई हैव अ कॉम्प्लीमेंट एंड अ कंप्लेंट फॉर यू।
तो मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो हम ये हाल ही में 2 साल पहले एक स्कीम शुरू की है, विज्ञान ज्योति। 9वीं कक्षा से ही बच्चियों को मेंटरशिप देना, उनके अंदर कोई एप्टीट्यूड है तो उसको तराशना। जी। तो कहती है इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बट कंप्लेन ये कि आई एम क्लास 8, मैं क्यों नहीं एलिजिबल? तो मैंने आते ही फिर अधिकारियों से बात की थी कि दैट इज द लेवल ऑफ एस्पिरेशन। एक हो सवाल, सकता है यहाँ दिल्ली में इतने बच्चों को एक सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी स्टेटहुड की मांग हो रही है और उसको लेकर जंतर मंतर आने की प्लानिंग चल रही है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसको लेकर सरकार क्या सोच रही है? नहीं, मैं तो वही सोचता हूँ जो सरकार सोचती है। आप मेरे से क्या तवक्को करते हैं? तो सरकार ने तो सदन में भी कहा है, बाहर भी कहा है कि उचित समय पर स्टेटहुड दे दिया जाएगा। अच्छा, मेरा फटाफट सवाल है आपको, बस इसका एक एक शब्द में आपको जवाब देना है। अगले 5 साल में कश्मीर की पहचान टूरिज्म होगी या टेक स्टार्टअप होगी? दोनों होगी। टूरिज्म तो उसकी एक इनहेरेंट पहचान है, अगर वहाँ कुछ भी ना हो तो खूबसूरती उसकी जो कुदरती है उसके चलते ही। चांद पर पहला भारतीय 2030 से पहले या बाद में? चांद पर 2040। 2026 के बाद भारत की अगली सबसे बड़ी स्पेस हेडलाइन क्या होगी सर? 2035 में हमने जो योजना बनाई है कि हम अपना एक स्पेस स्टेशन कायम करेंगे अंतरिक्ष में, जैसे अमेरिका का है दूसरों का। सो वील हैव आवर ओन स्पेस स्टेशन, और कल्पना तो ये है कि उसका नाम भी हम रखेंगे भारत स्पेस स्टेशन। बहुत शुक्रिया सर अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, और बहुत धन्यवाद। बड़ी बात उन्होंने कही है, भारतीय स्पेस स्टेशन का सपना भी सच होगा। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी, इस सार्थक चर्चा के लिए।